अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल हैं? ठीक हैं। तो इस वीक का जो नेक्स्ट लेक्चर है हमारा वो है ग्रेविटेशन। तो आज इंशाल्लाह हम ग्रेविटेशन को पूरी तरह से स्टडी करेंगे। ठीक है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की बात करेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करेंगे, और इसके अलावा जो जी की वैल्यू है डिफरेंट प्लेसेस पे उसकी बात करेंगे। तो ग्रेविटेशन से रिलेटेड हमारा जितने भी चीज़ें आज इंशाल्लाह इस लेक्चर में हम उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी पहली स्लाइड से। तो सबसे पहले हमारे पास होगा जी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो दिस इज़ न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आप सबको पता है कि फोर्स जो होती है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ masses and inversely proportional to distance, inversely proportional to the square of the distance between two objects। यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान हमने फोर्स कैलकुलेट की है। सो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास आता है जी m1 m2 ओवर आर स्क्वायर। इसमें ये जो कैपिटल जी है दैट इज़ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू सबसे पहले कैवेंडिश ने एक थॉट एक्सपेरिमेंट से फाइंड आउट की, जिसे हम कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट कहते हैं। इसे कहते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या यूनिवर्सल कांस्टेंट। ये ऐसा कांस्टेंट है जो दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करता। आमतौर पे हमारे जो कांस्टेंट होते हैं वो मीडियम पे डिपेंड करते हैं। इसके अलावा जो हमारी ऑब्जेक्ट्स होती हैं उनकी नेचर पे डिपेंड करते हैं, उनके मैसेज पे भी डिपेंड करते हैं। लेकिन ये जी ऐसा कांस्टेंट है यहाँ पर जो ना तो दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान मीडियम पे डिपेंड करता है, ना उनकी नेचर पे डिपेंड करता है, और ना ही इंडिविजुअल मैस के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर मैस का प्रोडक्ट हो रहा है, इंडिविजुअल मैस की बात नहीं होगी यहाँ पर। सो हमारे पास जो ग्रेविटेशन के हवाले से हमारे पास जो बेसिक थेरीज़ हैं वो दो थेरीज़ हैं। एक न्यूटन्स यूनिवर्सल थेरी ऑफ ग्रेविटेशन है और दूसरी आइंस्टाइन की जनरल थेरी ऑफ रिलेटिविटी है। यहाँ पर बार बार हम वर्ड यूज़ करेंगे ग्रेविटी का। तो जहाँ पर भी मैं ग्रेविटी कहूँगा, ग्रेविटी का मतलब होगा फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स या फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो ग्रेविटी है इसका ओरिजिन मैसेज हैं। इसका मतलब है जो ग्रेविटी होती है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान, उसकी वजह उन ऑब्जेक्ट्स का मैस है। ये जो हमारी फोर्स ऑफ ग्रेविटी है इसका अगर हम कंपैरिजन करें हमारी जो बाकी की फोर्सेस हैं, जिसमें हमारे पास जो सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है दैट इज़ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और उसके बाद हमारे पास आती है जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और उसके बाद हमारे पास आती है जी वीक न्यूक्लियर फोर्स, और एंड पे हमारे पास आती है ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमारी जितनी भी फंडामेंटल फोर्सेस हैं नेचर की, उन सब में सबसे वीक फोर्स है। ठीक है, एक और इसकी ख़ास बात यह है कि जिस तरह जो हमारी इलेक्ट्रिक फोर्स है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है उसको शील्ड किया जा सकता है दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान अगर आप कोई मीडियम रख दें, लेकिन ये जो हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स है इसको शील्ड नहीं किया जा सकता। जिस तरह पहले हमने बात की कि जी की वैल्यू जो है वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करती। इसी तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स को हम ये भी मीडियम पे डिपेंड नहीं करती, चाहे मीडियम हो दरमियान में दो ऑब्जेक्ट्स के या मीडियम ना हो। ठीक है, इसके बावजूद भी ये फोर्स अप्लाई होती है। तो इस फोर्स को मीडियम के साथ शील्ड नहीं किया जा सकता, ये इसको बिल्कुल ही शील्ड नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसके अलावा इस फोर्स की नेचर अट्रैक्टिव है। ठीक है, जिस तरह बाकी हमारे पास कुछ फोर्सेस हैं वो अट्रैक्टिव भी हैं, रिपल्सिव भी हैं, लेकिन जो हमारी फोर्स ऑफ ग्रेविटी है इट इज़ ऑलवेज अ अट्रैक्टिव फोर्स। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या है, हमें आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्यों जो है उसको डेवलप करना पड़ा आइंस्टाइन को ग्रेविटेशन को समझने के लिए। हालांकि ग्रेविटी को या ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन जो हैं इनको समझने के लिए हमारे पास न्यूटन की जो थ्योरी है या न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो मौजूद है, और न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एक्सप्लेन द इंटरेक्शन बिटवीन हेवनली ऑब्जेक्ट्स, सन और जो बाकी प्लैनेट्स हैं। ठीक है, वो किस तरह से सन के गिर्द ऑर्बिट कर रहे हैं, या अर्थ और मून के दरमियान जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, या बाकी जितने भी हमारे इस तरह के हेवनली ऑब्जेक्ट्स हैं, जितने भी आपको आसमान में इस तरह के ऑब्जेक्ट्स नज़र आते हैं, उन सब के दरमियान जो ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन है उसको हम इस लॉ की मदद से जो है वो बयान कर सकते हैं। बेसिकली जो
ग्रेविटेशन लॉ है न्यूटन ने इसको ड्राइव किया फ्रॉम केपलर लॉज। तो आगे चल के हमने केपलर लॉज भी पढ़ने हैं, तो ये केपलर लॉ से न्यूटन ने ड्राइव किया। तो जितने भी प्लानिटरी मोशंस हैं, ठीक है, उन सब को डिस्क्राइब किया जा सकता है, एक्सप्लेन किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ दिस थ्योरी, और ये आज भी बिल्कुल करेक्ट है, ये आज भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हमें फिर क्यों ज़रूरत पेश आई एक अलग से ग्रेविटेशनल थ्योरी डेवलप करने की, जिस तरह आइंस्टाइन ने दो थ्योरीज डेवलप की, वन वाज द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड वन वाज द जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है ये ऑब्जेक्ट्स के मोशन को डिस्कस करती है स्पीड ऑफ लाइट के रिस्पेक्ट से, और जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है ये डिस्कस करती है हमारी ग्रेविटेशनल इंटरेक्शंस को। सो अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी नथिंग कैन मूव फास्टर देन स्पीड ऑफ लाइट। कोई भी चीज़, कोई ऐसी सेंसेशन, कोई ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज़, कोई इंफॉर्मेशन, कुछ भी कैन नॉट ट्रैवल फास्टर देन स्पीड ऑफ लाइट। सो अगर चीज़ें स्पीड ऑफ लाइट से तेज़ मूव नहीं कर सकती तो ये एक बेसिक प्रॉब्लम है जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, अगर ज़मीन और सूरज के दरमियान जो है, ज़मीन सूरज के गिर्द मूव कर रही है ड्यू टू ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ, फ़र्ज़ करें किसी भी टाइम आप ये ग्रेविटेशनल फ़ोर्स को स्विच ऑफ कर दें, आप सन और अर्थ के दरमियान ये जो ग्रेविटेशनल फ़ोर्स है इसको स्विच ऑफ कर दें। जिस लम्हे आप इसको स्विच ऑफ करेंगे उसी लम्हे अर्थ जो है बजाय सन के गिर्द रोटेट करने के, लेट सपोज़ कि ये सन है, सन इज़ एट फोकस, और अर्थ जो है ये सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रही है अराउंड द सन। किसी भी लम्हे आप इनके दरमियान जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको स्विच ऑफ करें तो अर्थ उसी लम्हे टेंजेंट डायरेक्शन में यूँ स्ट्रेट लाइन में मूव कर जाएगी। सो प्रॉब्लम ये था, अकॉर्डिंग टू न्यूटन जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये इंस्टेंटेनियस फोर्स है, यानी कि जिस लम्हे आप ये स्विच ऑफ करेंगे इस फोर्स को, उसी लम्हे ज़मीन इस ऑर्बिट से निकल जाएगी। सो ये तो एक इंस्टेंटेनियस फोर्स हो, इट मीन्स देयर इज़ नो टाइम, हमें कोई टाइम नहीं लगेगा, ठीक है, टू ट्रैवल द फोर्स ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम सन टू अर्थ। अर्थ और सन के दरमियान फोर्स ऑफ ग्रेविटी को अप्लाई होने में कोई टाइम नहीं लगता, नो टाइम, ये इंस्टेंटेनियस फोर्स है। लेकिन हमने देखा कि लाइट जो है वो सूरज से ज़मीन पर 8 मिनट में पहुंचती है, या 8 मिनट और कुछ सेकंड में पहुंचती है। सो इट मीन्स कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ मोर रैपिड या मोर फास्ट एज़ कम्पेयर टू स्पीड ऑफ लाइट। अब इसमें चॉइस ये है कि या तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ठीक नहीं है, वो गलत है, स्पीड ऑफ लाइट दुनिया में सबसे तेज़ स्पीड नहीं है, उससे भी तेज़ चीज़ें हो सकती हैं, जिस तरह इंस्टेंटेनियस फोर्स है, जिस तरह ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, लेकिन ऐसा नहीं था। तो फिर क्या किया आइंस्टाइन ने, स्पेशल थ्योरी की बुनियाद पर इसमें जो मिस्टेक आई उसके लिए फिर उसने एक अलग से ग्रेविटेशन की एक न्यू थ्योरी डेवलप की, जिसे 1915 या 14 में आइंस्टाइन ने पब्लिश किया, एंड दैट वाज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ओके, सो अभी हम बात कर रहे हैं कि जी न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अभी इस फोर्स को हमने कैलकुलेट किया है, देखिए, बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स m1 एंड m2। अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट्स 2 से ज़्यादा हों, ऑब्जेक्ट्स हमारे पास 3 हों, ऑब्जेक्ट्स हमारे पास 4 हों, ऑब्जेक्ट्स हमारे पास 5 हों, तो इस सूरत में ये फ़ोर्स आप किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लेट सपोज़ कि मेरे पास 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है A, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है B, एंड ये तीसरा ऑब्जेक्ट है C, और ये एक ही लाइन के ऊपर पड़े हुए हैं। अब हम इनके दरमियान जो नेट इंटरेक्शन है वो निकालना चाहते हैं, या इनके दरमियान जो नेट फोर्स है वो निकालना चाहते हैं। तो हमने पहले जो कैलकुलेट की हुई है फोर्स, दैट इज़ ड्यू टू 2 ऑब्जेक्ट्स, ये 2 ऑब्जेक्ट्स की वजह से। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट्स 2 से ज़्यादा हैं तो फिर ये फोर्स आप किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो लेट सपोज़ कि हम A को रेफरेंस मान लेते हैं, A और C के दरमियान जो डिस्टेंस है लेट सपोज़ दैट इज़ R, और A और B के दरमियान जो डिस्टेंस है ये हाफ हो जाएगा R/2। तो A को हम रेफरेंस मान लेते हैं, तो नेट फोर्स जो हमारे पास आएगी, फोर्स बिटवीन A एंड B, इसको हम F1 कह लेंगे, प्लस फोर्स बिटवीन A एंड C, इसको हम F2 कह लेंगे। तो इस तरह का कोई MCQs आपसे पूछा जा सकता है कि जी फोर्स आप कैलकुलेट करें
अगर हमारे पास 2 से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स हैं। इस तरह के प्रॉब्लम इस फोर्स से रिलेटेड आपसे पूछे जा सकते हैं। सो हम क्या करेंगे, पहले हम F1 निकालेंगे, यानी कि A और C के दरमियान जो फोर्स है। तो A और C के दरमियान फोर्स निकालने के लिए लेट सपोज इसका मास M1 है, इसका मास M2 है और इसका मास M3 है। तो A और C के दरमियान जो फोर्स आएगी दैट इज़ G M1 M2 ओवर R स्क्वायर, प्लस A और B के दरमियान जो फोर्स आएगी दैट इज़ G M1 M3 ओवर R ओवर 2 का स्क्वायर। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हमारे पास फोर्स आ जाएगी बिटवीन मोर देन 2 ऑब्जेक्ट्स। इसी तरह से अगर हमारे पास 4 ऑब्जेक्ट्स हों या 5 हों तो उनके दरमियान ये फोर्स कैलकुलेट की जा सकती है। तो एक तो इस तरह के प्रॉब्लम्स बन सकते हैं इस इक्वेशन से रिलेटेड। और किस तरह का प्रॉब्लम बन सकता है, हमारे पास लेट सपोज कि एक ट्रायंगल है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, और इस इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस के ऊपर, इसके हर वर्टिसेस के ऊपर, हर वर्टेक्स के ऊपर एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ठीक है, और इसका मास जो है वो M1 है, इसका मास M2 है और इसका मास M3 है। अब इनके दरमियान जो नेट ये टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमने कैलकुलेट करनी है। तो अब हम इस फोर्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे, मेथड हमारा वही है, लेकिन चूंकि यहाँ पर तो ये एक ही लाइन में पड़े थे, सो इनके दरमियान एंगल जो था वो 0 था। लेकिन यहाँ पर आपको पता है कि इसके और इसके दरमियान भी जो एंगल है दैट इज़ 60 डिग्री, क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है और यहाँ पर भी एंगल 60 डिग्री है। तो इसको हम M1 को रेफरेंस मान लेते हैं। इसके और इसके दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज़ A, और ये डिस्टेंस भी A है और ये डिस्टेंस भी A है। सो अब हम M1 को रेफरेंस मान लेते हैं और इस विद रिस्पेक्ट टू M1 हम इन तीनों के दरमियान जो फोर्स है वो कैलकुलेट करेंगे। फार्मूला हमारे पास यही होगा, लेकिन थोड़ा सा चेंज करेंगे क्योंकि यहाँ पर एंगल भी इन्वॉल्व हो गया है। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट फोर्स है M1 के ऊपर, ये बराबर होगी F1 प्लस F2 प्लस 2F1 F2 cos 60 डिग्री। क्लियर हो गया। तो इस तरह से अब आप ये फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमारे पास ये 3 ऑब्जेक्ट्स पड़े हों इन दी फॉर्म ऑफ अ ट्रायंगल। अब लेट सपोज कि यहाँ इस ट्रायंगल का जो सेंट्रॉइड है, ये वाला पॉइंट, अगर इसके सेंट्रॉइड पे हम एक चौथा मास भी रख दें, ठीक है, और अब आपसे कहा जाए कि अब बताइए कि इन चारों के दरमियान जो नेट ग्रेविटेशनल फोर्स है या जो रिजल्टिंग ग्रेविटेशनल फोर्स है इस पॉइंट के ऊपर, इस सेंट्रॉइड के ऊपर, क्योंकि अब इसके और इसके दरमियान भी इंटरेक्शन है, इसके और इसके दरमियान भी इंटरेक्शन है और इसके और इसके दरमियान भी इंटरेक्शन है। तो अब बताइए कि अब इस फोर्स की टोटल वैल्यू क्या होगी। तो ये वैल्यू आपको मैं दे रहा हूँ बतौर असाइनमेंट, तो इसको हम लाइव जो हमारी क्लास है उसमें डिस्कस करेंगे कि ये फोर्स जो है किस तरह से कैलकुलेट की जाती है। तब तक आपने क्या करना है कि आपने खुद इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करनी है। तो ये तो था हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स से रिलेटेड प्रॉब्लम, ठीक है। इसको हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी कहते हैं। और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करने के लिए हम अपना जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है कि ये अर्थ है, ये अर्थ का सेंटर है और अर्थ के ऊपर, अर्थ की सरफेस के ऊपर एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है जिसका मास है m। तो इनके दरमियान जो ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन है आपको पता है F इज़ इक्वल टू जी M1 M2 ओवर R स्क्वायर। तो उस फार्मूले से हमने G की वैल्यू कैलकुलेट की है एंड G इज़ इक्वल टू जी M ओवर R स्क्वायर। तो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ G on surface of earth. This is the value of G on surface of earth. यानी कि अर्थ की जो सरफेस है उसके ऊपर जो G की वैल्यू है दैट इज़ जी M ओवर R स्क्वायर। M जो है ये मास ऑफ अर्थ है और R जो है ये रेडियस ऑफ अर्थ है। तो एक चीज़ आप यहाँ पर गौर करें कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के इस रिलेशन में कहीं पर भी ऑब्जेक्ट के मास का जिक्र नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट का मास कुछ भी हो, हर किस्म के ऑब्जेक्ट के लिए हमारे पास जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू है दैट इज़ जी M ओवर R स्क्वायर। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ जो है वो, इसका मतलब है ये जो वैल्यू है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की ये मैक्सिमम है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है, जी भी कांस्टेंट है, मास ऑफ अर्थ भी कांस्टेंट है, रेडियस ऑफ अर्थ। अब यहाँ पर बात आती है क्या रेडियस ऑफ अर्थ भी कांस्टेंट होता है। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम एक अप्रॉक्सीमेशन लेते हैं। अप्रॉक्सीमेशन ये लेते हैं कि अर्थ इज़ लाइक अ सफ़ेयर, बट एक्चुअली अर्थ इज़ नॉट लाइक अ सफ़ेयर, इट्स लाइक एन एलिप्स। तो अर्थ एक एलिप्स जैसी है, ठीक है, नॉट लाइक अ परफेक्ट स्फेयर। सो ये एक अप्रॉक्सीमेशन है सफ़ेयर वाली। अगर हम ये अप्रॉक्सीमेशन ना लें, हम यहाँ पर बात करेंगे रियलिटी बेसिस पे, तो हमारी जो अर्थ की शेप है वो थोड़ी सी, आप कह सकते हैं,
अच्छा जी, तो हम अर्थ की बात कर रहे थे कि अर्थ को हम अप्रॉक्सीमेशन लेते हैं कि अर्थ इज़ लाइक अ सफ़ेयर, बट एक्चुअली अर्थ इज़ लाइक अ एलिप्स, ठीक है। तो अर्थ के जो पोल्स हैं, ठीक है, ये अर्थ का नॉर्थ पोल है और ये अर्थ का साउथ पोल है। तो ये जो हमारा पोलर रेडियस है, यानी कि सेंटर और पोल्स के दरमियान जो डिस्टेंस है, दैट इज़ पोलर रेडियस। और एक हमारा ये इक्वेटोरियल रेडियस है। ये जो लाइन मैंने डॉटेड लाइन बनाई है, जो ज़मीन को दो बराबर हिस्सों में ऊपर और नीचे डिवाइड करती है, इसको हम इक्वेटर बोलते हैं, ठीक है जी। तो ये जो इक्वेटोरियल रेडियस है या इक्वेटर का जो रेडियस है, ठीक है, दैट इज़ ग्रेटर देन पोलर रेडियस, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, और ये डिफरेंस कितना है, ये डिफरेंस 21 किलोमीटर है। इसका मतलब है कि जो पोलर रेडियस है, पोलर रेडियस इज़ 21 किलोमीटर लेस एज़ कंपेयर टू इक्वेटोरियल रेडियस, ठीक है। सो अगर इस बुनियाद पर हम इस फार्मूले की बात करें तो ये देखें, जो पोल्स हैं, पोल्स का रेडियस कम है। अगर रेडियस कम है तो पोल्स पर जो जी की वैल्यू है वो ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू इक्वेटर। तो इक्वेटर के ऊपर किसी भी पॉइंट के ऊपर जो जी की वैल्यू है, इक्वेटर के ऊपर किसी भी पॉइंट पर जो जी की वैल्यू है वो कम है एज़ कंपेयर टू द वैल्यू ऑफ जी ऑन द इक्वेटर। उसकी वजह है कि जो पोल्स हैं वो सेंटर ऑफ अर्थ के ज़्यादा करीब हैं। जब वो ज़्यादा करीब हैं तो आर कम है तो जी ज़्यादा हो जाएगा। और जो इक्वेटर है, इक्वेटर जो है उसका डिस्टेंस सेंटर ऑफ अर्थ से, इक्वेटोरियल लाइन का डिस्टेंस जो है सेंटर ऑफ अर्थ से वो ज़्यादा है, तो इसे हम कहते हैं कि इक्वेटोरियल रेडियस जो है वो ज़्यादा है। अगर ये आर ज़्यादा है तो इक्वेटर पर जी की वैल्यू कम हो जाएगी। सो वी कैन से द वैल्यू ऑफ जी एट पोल्स इज़ ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ जी एट इक्वेटर। और ये भी हम कह सकते हैं कि रेडियस ऑफ पोल्स, ठीक है, इज़ लेस देन एज़ कम्पेयर टू रेडियस ऑफ इक्वेटर। और ये डिफरेंस कितना है, ये डिफरेंस है 21 किलोमीटर, यानी कि इक्वेटर के ऊपर जो अर्थ का रेडियस है वो 21 किलोमीटर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पोल्स। इसका मतलब है कि अगर आप, अच्छा यहाँ पर अब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि जी की वैल्यू कहाँ पर ज़्यादा है। जी की वैल्यू सबसे ज़्यादा सरफेस के ऊपर है, ठीक है। अगर पोल और इक्वेटर को कंपेयर किया जाए तो जी की वैल्यू पोल्स पे ज़्यादा है और इक्वेटर पे कम है। अच्छा, इस तरह के भी क्वेश्चन हो सकते हैं कि अगर आप मूव कर रहे हैं फ्रॉम इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल, ठीक है, अगर आप इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहे हैं तो जी की वैल्यू पे क्या फ़र्क पड़ेगा। ऑब्वियसली जो इक्वेटर है वहाँ पर जी की वैल्यू कम है, पोल्स पे ज़्यादा है। तो जो ही आप मूव करेंगे फ्रॉम इक्वेटर टूवर्ड्स पोल्स तो जी की वैल्यू जो है ये क्या होगी, ये इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी, और इंक्रीज़ होते होते पोल्स पे जाकर ये वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। और अगर आप रिवर्स मूव कर रहे हैं, यानी कि आप पोल से इक्वेटर की तरफ आ रहे हैं, तो जी की वैल्यू में कमी आना शुरू हो जाएगी। और कमी आते आते जब आप सेंटर ऑफ अर्थ पे जाएंगे तो सेंटर ऑफ अर्थ पे जो जी की वैल्यू है वो ज़ीरो हो जाएगी। इसका मतलब है कि जी की वैल्यू एट सेंटर ऑफ अर्थ इज़ ज़ीरो। अभी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे कि जी की वैल्यू सेंटर ऑफ अर्थ पे ज़ीरो क्यों हो जाती है। तो अभी फ़िलहाल हमने यहाँ पर तीन चीज़ें डिस्कस की हैं। एक हमने डिस्कस किया है कि जी की वैल्यू सरफेस ऑफ अर्थ पे ये होती है और ये मैक्सिमम होती है सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर, ठीक है, जहाँ पर पोल्स पे इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद अगर इक्वेटर पे बात की जाए तो इक्वेटर पे जी की वैल्यू कम होती है एज़ कम्पेयर टू पोल्स, ठीक है। और उसके बाद हमने कहा कि सेंटर पे जो जी की वैल्यू है वो ज़ीरो होती है। तो आगे हम देखते हैं कि लैटीट्यूड्स के ऊपर, यानी कि हाइट के ऊपर अगर आप जाएं, ज़मीन के सरफेस से आप अबव मूव करें तो जी की वैल्यू किस तरह से चेंज होती है, या आप डेप्थ की तरफ जाएं, ज़मीन के अंदर जाएं तो जी की वैल्यू कैसे चेंज होती है। और अगर आप ज़मीन की रोटेशन की बात करें तो उसका जी की वैल्यू पे क्या असर पड़ता है, और लैटीट्यूड्स पे अगर आप पहुँचें तो वहाँ पर जी की वैल्यू पे क्या असर पड़ता है। तो मूव करते हैं जी हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। तो यहाँ हमारे पास है जी वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी ड्यू टू वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी ड्यू टू हाइट, ठीक है जी, विद एल्टीट्यूड, या इसको आप हाइट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो रिलेशन है जी एट हाइट इज़ इक्वल टू जी, ये वाला जी जो है ये जी की वैल्यू है ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, इज़ इक्वल टू 1/1 + h/r²। ये जो h है ये आपकी हाइट है। लेट सपोज कि ये आपकी अर्थ है, ठीक है, और आप अर्थ की सरफेस से कुछ हाइट पे हैं h, ये h आपकी हाइट है फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, और ये r जो है ये अर्थ का रेडियस है। यहाँ पर हमारा कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। सो
इफ़ एच इज़ वेरी वेरी स्मॉल एज़ कम्पेयर टू आर, अगर इस एच को बहुत कम ले लिया जाए, मसलन आप एच को सिर्फ इतना ले लें, अगर एच बहुत स्मॉल हो एज़ कम्पेयर टू आर, तो इस फार्मूले को सिंप्लीफाई किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो ये फार्मूला हमारे पास बन जाएगा जी एच इज इक्वल टू जी 1 - 2h ओवर आर। सो अब यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। अब देखें, अगर आपकी सरफेस ऑफ अर्थ से आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो आपकी हाइट बढ़ती जाएगी। अगर आपकी हाइट बढ़ती जाएगी तो ये डिनोमिनेटर में वैल्यू है आपकी, ये वैल्यू क्या होती जाएगी, ये बढ़ती जाएगी। ये वैल्यू बढ़ेगी तो जी की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। इसका मतलब है कि अगर आप सरफेस ऑफ अर्थ से ऊपर की तरफ जाएँ, ऊंचाई की तरफ जाएँ, तो जी की वैल्यू में कमी आना शुरू हो जाएगी। विद हाइट जो हाइट बढ़ेगी तो जी की वैल्यू में कमी आती जाएगी। यहाँ पर जो क्वेश्चंस आते हैं, ये तो बातें हमें सबको पता ही हैं, ठीक है। हमें डिस्कस करना है यहाँ पे प्रॉब्लम्स। यहाँ पर प्रॉब्लम्स किस तरह के आते हैं, यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स आते हैं नॉर्मली वो इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं कि बताएं जी कितनी हाइट पे जाके किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो उसके ज़मीन के सरफेस के ऊपर जो वेट होता है उससे आधा हो जाएगा, या बताएं जी कितनी हाइट पे जाके जो किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट है वो जितना उसका ज़मीन पर वेट है उससे 4 गुना कम हो जाएगा, उससे 16 गुना कम हो जाएगा, उससे 8 गुना कम हो जाएगा, कितना कम हो जाएगा। सो हम यहाँ पर एक सैम्पल प्रॉब्लम लेते हैं और उसको सॉल्व करेंगे तो बाकी कहानी आपको समझ आ जाएगी। प्रॉब्लम हम ये लेते हैं कि वो हाइट बताएं जिस हाइट पे जाकर, देखें ये क्वेश्चन को ज़रा गौर से आपने देखना है, वो हाइट बताएं जिस हाइट पर जाकर अर्थ का किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट है उसके अर्थ वाले वेट के 4 टाइम्स कम हो जाता है। ठीक है, मतलब वेट में क्या चीज़ें, 2 चीज़ें, मैस और ग्रेविटी। वेट में क्या है, वेट में हमारे पास मैस है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। मैस तो कांस्टेंट रहता है, चेंज किस में आता है, जी में। तो मतलब हमें जी की वो वैल्यू फाइंड करनी है जो सरफेस ऑफ अर्थ वाली वैल्यू से 4 गुना क्या हो जाए, कम हो जाए। यानी कि सरफेस ऑफ अर्थ पे अगर वैल्यू जी है ना, तो वो हाइट बताएं जहां पहुंचकर ये वैल्यू इस वैल्यू का 4 टाइम्स रह जाए, 4 गुना कम हो जाए, या 2 गुना कम हो जाए, या 8 गुना कम हो जाए, या 16 गुना कम हो जाए। तो मैंने एक सैम्पल प्रॉब्लम ले लिया कि वो हाइट बताएं, एच निकाल लें, जिस हाइट पे जाकर हमारा जो वेट है या हमारी जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो अपनी ओरिजिनल वैल्यू का 4 टाइम्स रह जाती है या 4 टाइम्स कम हो जाती है। सो हमें एच निकालना है, यही फार्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम सिंपल क्या पुट करेंगे, जी एच की जगह पुट करेंगे g/4, यानी कि हमने वो हाइट निकालनी है जहाँ पर हमारी ये वैल्यू g/4 के बराबर आ जाती है, एंड दैट इज़ इक्वल टू जी। और यहाँ हमारे पास है जी 1/1 + h ओवर r होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये g से g हमारा कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया 1 + h ओवर r का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4। अब दोनों तरफ अंडर रूट कर लें तो दैट इज़ 1 + h ओवर r इज़ इक्वल टू 2। तो h ओवर r इज़ इक्वल टू 2 - 1, ये 1 बचा, तो h इज़ इक्वल टू 1, h ओवर r इज़ इक्वल टू 1। और हमें यहाँ से h कैलकुलेट करना है, h इज़ इक्वल टू r। इसका मतलब ये हुआ कि ज़मीन से ऊपर अगर आप इतनी बुलंदी पे जाएं जितना ज़मीन का रेडियस होता है, तो आपका वेट, आपके ज़मीन पर जो वेट है उसका 4 गुना कम हो जाएगा, आपकी जी की वैल्यू 4 गुना कम हो जाएगी। ऐसे ही आपसे कहा जा सकता है कि बताएं आपका जो मौजूदा वेट है अगर इससे आधा वेट हो जाए आपका ऊपर जाते हुए, तो बताएं वो हाइट क्या होगी जिस हाइट पर जाकर आपका वेट आधा रह जाए। तो सिंपल आपने इस फार्मूले में जहाँ मैंने g/4 पुट किया है, आपने g/2 पुट करना है और आपने कैलकुलेशन कर लेनी है। आई होप कि आप आगे कर लेंगे। सो नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं जी। जी की वैल्यू विद डेप्थ, यानी कि अगर हम ज़मीन के अंदर की तरफ जाएं, अब एक बात तो क्लियर है कि जी की वैल्यू जो है वो सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर मैक्सिमम होती है। जी की वैल्यू जो है वो सरफेस अर्थ के ऊपर मैक्सिमम होती है। अगर हम सरफेस ऑफ अर्थ से ऊपर जाएंगे तो जी की वैल्यू में कमी आना शुरू हो जाएगी। अगर हम सरफेस ऑफ अर्थ के अंदर जाएंगे तो फिर भी जी की वैल्यू में कमी आना शुरू हो जाएगी। और हमें कहाँ से पता चला, ये फार्मूला है, इसे हम कह सकते हैं जी विद डेप्थ। जी विद डेप्थ इज इक्वल टू जी एट सरफेस ऑफ अर्थ मल्टीप्लाई बाय 1 - h ओवर r। ठीक है जी, इसमें ये जो h है इसको आप d कर लें, d से मुराद है डेप्थ। जो ही आप डेप्थ की तरफ जाएंगे, ये देखें जो आप नीचे जाएंगे, ठीक है, आपकी जो डेप्थ है वो बढ़ती जाएगी। अगर आपकी डेप्थ बढ़ती जाएगी तो इस फैक्टर की ओवरऑल वैल्यू बढ़ती जाएगी। अगर इस फैक्टर की ओवरऑल वैल्यू बढ़ती जाएगी तो इसकी वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, क्योंकि 1 में से माइनस होने वाली जो क्वांटिटी है अगर वो बढ़ना शुरू हो जाएगी तो इसकी वैल्यू में कमी आना शुरू हो जाएगी। अच्छा, अगर आप ज़मीन के सेंटर में पहुंच जाते हैं यहाँ पे, तो ज़मीन के सेंटर में r इज़ इक्वल टू h, h इज़ इक्वल टू r, या यहाँ पर मैंने d यूज़ किया है तो आप d को पुट कर सकते हैं r। अगर मैं d को r पुट कर दूँ तो मेरे पास जो g है
ये बराबर आ जाएगा g इंटू 1 माइनस ये मैं पुट कर दूँ d की जगह r, तो r ओवर r हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर 1 बचेगा, दैट इज़ 1 माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। सो g विद डेप्थ अगर आप निकालें और जब आप सेंटर पे पहुंचेंगे तो सेंटर पे g की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब सवाल ये है कि सेंटर पे g की वैल्यू 0 क्यों हो गई है? क्योंकि अर्थ जो है एक रिजिड ऑब्जेक्ट है और इस रिजिड बॉडी में बहुत सारे पॉइंट मैसेज हैं जिन्होंने मिलकर पूरी अर्थ को बनाया है। तो जो भी चीज़ सेंटर पे पड़ी होगी, ठीक है, उस पर हर तरफ से, इसका मतलब है कि यहाँ पर फोर्स तो लग रही है, सेंटर ऑफ मास पर ग्रेविटेशनल फोर्स तो मौजूद है, लेकिन इन सारी फोर्सेस का सम करेंगे तो वो सम 0 के बराबर आएगा, जिसकी वजह से सेंटर ऑफ अर्थ के ऊपर आपकी ग्रेविटी 0 हो जाएगी और सेंटर ऑफ अर्थ में आपका वेट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स आते होते हैं कि अगर हमारे पास ये ज़मीन है और यहाँ पर हम एक इस तरह से उसको डग करें, ठीक है, और यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को फेंकें, तो जब वो सेंटर ऑफ अर्थ पे जाएगा तो उसका वेट 0 हो जाएगा, लेकिन वेट 0 होने के बावजूद वो मूव करता रहेगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ। सो सरफेस ऑफ अर्थ पे वेट मैक्सिमम है, आप नीचे की तरफ जाएंगे g कम होगा, सेंटर पे जाके 0 हो जाएगा, तो सेंटर हमारा रेफरेंस बन गया, ठीक है। आप सरफेस ऑफ अर्थ से ऊपर को जाएंगे तो भी g की वैल्यू में कमी आएगी, इट विल बी ओनली मैक्सिमम एट सरफेस ऑफ अर्थ। अब ज़रा हम देख लेते हैं g की वैल्यू हमने रेडियस के हिसाब से देख ली, g की वैल्यू हमने हाइट के हिसाब से देख ली, g की वैल्यू हमने जो है वो डेप्थ के साथ देख ली। अब हम देखते हैं g की वैल्यू अर्थ की रोटेशन की वजह से। अगर हम लैटीट्यूड के ऊपर कोई भी पॉइंट बनाएं और उस पॉइंट पर अर्थ की रोटेशन और उस पॉइंट का जो एंगल बन रहा होगा लैटीट्यूड पर, उस एंगल की वजह से g की जो वैल्यू है उसमें क्या हमारे पास चेंज आएगा, इस चेंज को हम देखते हैं जी। तो मूव करते हैं जी हम नेक्स्ट स्लाइड पे। अच्छा जी, तो सबसे पहले तो हमारे पास जो अर्थ है, हम उसके लेट सपोज कि हमारे पास अर्थ है और ये हमारी जो सेंट्रल लाइन है जो अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, नॉर्थ एंड साउथ पोल में, दैट इज़ इक्वेटोरियल लाइन। और ये इमेजिनरी लाइंस, ठीक है जी, जो इस तरह से आपको नज़र आती हैं, ठीक है, अर्थ के ऊपर, इन इमेजिनरी लाइंस को हम लैटीट्यूड बोलते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर भी हम इस तरह से लाइंस बना लेते हैं जी, ठीक है जी। तो ये जो इमेजिनरी लाइंस हैं, ये लाइंस कहलाती हैं लैटीट्यूड। तो ये हमारी सेंट्रल लाइन है जिसके एतबार से हम एंगल को मेजर करेंगे। तो यहाँ पर जो एंगल होगा इक्वेटर पे, ये हमारा इस लाइन के साथ वो 0 डिग्री होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये एंगल जो है ये 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये 60 हो जाएगा, 75 हो जाएगा और यहाँ पहुँचेंगे तो इन दो लाइंस के दरमियान जो एंगल है ये आपको पता है 90 डिग्री हो जाएगा। सो आप किसी भी इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर है, फ़र्ज़ करें कि आप यहाँ पर हैं इस जगह पर, ठीक है, तो इस जगह पर आप कितना एंगल बना रहे हैं, ठीक है। एक तो g की वैल्यू इस एंगल के ऊपर भी डिपेंड करती है, इसे कहते हैं वेरिएशन इन g विद लैटीट्यूड, ठीक है जी। यहाँ पर लैटीट्यूड है, एल्टीट्यूड नहीं है, लैटीट्यूड है। और उसके बाद अर्थ की जो रोटेशन है, अर्थ की रोटेशन से भी g की वैल्यू में चेंज आएगा, ठीक है जी। लैटीट्यूड के ऊपर भी हम देखेंगे क्या चेंज आएगा और पोल्स के ऊपर भी देखेंगे क्या चेंज आएगा। सो ये हमारे पास g की वैल्यू है लैटीट्यूड के ऊपर। आप किसी भी पॉइंट के ऊपर हैं, किसी भी लैटीट्यूड वाली लाइन के ऊपर हैं, आप चाहे आप यहाँ पर हैं या यहाँ पर हैं, यहाँ पर हैं, यहाँ पर हैं, आप लैटीट्यूड वाली किसी भी लाइन के ऊपर हैं, तो g की वैल्यू इस फार्मूले से कैलकुलेट की जा सकती है। अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो हम जी, तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास ये रिलेशन कुछ यूँ बन सकता है, g प्राइम इज इक्वल टू g माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5। तो ओमेगा जो है ये अर्थ की एंगुलर स्पीड है, ठीक है, स्पीड ऑफ रोटेशन, और ये एंगल जो है ये एंगल है विद लैटीट्यूड, किसी भी पॉइंट का जो लैटीट्यूड के ऊपर है, ठीक है, ये उसका एंगल है।
अच्छा, अगर हम पोल्स पे बात करें तो हमने कहा था कि पोल्स के ऊपर ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है। सो cos 90 अगर मैं यहाँ पर पुट करूँ तो आपको पता है cos 90 0 होता है। अगर cos 90 0 होता है तो g प्राइम इज इक्वल टू जी। इसका मतलब है कि कोई भी पॉइंट जो पोल्स के ऊपर होगा वहाँ पर अर्थ की रोटेशन की वजह से g की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब है कि g की वैल्यू पोल्स पर मैक्सिमम होती है। अब इस तरह का क्वेश्चन भी आ जाता होता है कि जी अगर अर्थ रोटेट करना बंद कर दे, इफ अर्थ स्टॉप रोटेटिंग, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ ऑन द वैल्यू ऑफ जी एट इक्वेटर एंड पोल। तो बताइए कि इक्वेटर पर एक बंदे का वेट क्या हो जाएगा और अगर वही बंदा पोल्स पे खड़ा है तो उसका वेट क्या हो जाएगा। सो हम ये कह सकते हैं कि अर्थ की रोटेशन का पोल्स के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता जी की वैल्यू पर। सो अगर अर्थ रोटेट करना बंद भी कर दे, इफ अर्थ स्टॉप रोटेटिंग, तो जी की वैल्यू पर पोल्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी हम देखते हैं कि जी की वैल्यू जो है वो हमारे जो इक्वेटर है वहाँ पर क्या या किसी भी लैटिट्यूड वाला जो हमारी लाइन है उसके ऊपर जी की वैल्यू में क्या फर्क पड़ता है। सो अगर हम बात करें इक्वेटर की, बिल्कुल इस लाइन की, इक्वेटोरियल लाइन की, तो इक्वेटर की बात करें तो इक्वेटर पर एंगल जो है देखें 0 होता है सबसे पहले। तो अगर हम यहाँ पर एंगल 0 पुट कर दें तो cos 0 1 होता है। तो जी प्राइम जो है हमारे पास जी प्राइम निकल आएगा जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। सो ये वाली जो वैल्यू है जी की, ये वैल्यू है ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, जहाँ पर ये मैक्सिमम होती है। ठीक है जी, वो उससे मुराद पोल्स हैं, या क्यों कह लें ये जी की मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, माइनस आर रेडियस है और ओमेगा स्क्वायर स्पीड है। अब देखते हैं कि स्पीड का क्या फर्क असर पड़ता है। देखिए, अगर अर्थ की स्पीड, जो अर्थ की मौजूदा स्पीड है उससे अगर उसकी स्पीड डबल कर दें, ठीक है, तो स्पीड बढ़ने से ये वाला फैक्टर बढ़ेगा। अगर ये फैक्टर बढ़ेगा तो जी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। इसका मतलब है कि इक्वेटर के ऊपर या किसी भी लैटिट्यूड वाली लाइन के ऊपर जो जी की वैल्यू है रोटेशन की वजह से, अगर रोटेशन की स्पीड आप ज़्यादा करेंगे तो जी की वैल्यू कम हो जाएगी। अगर रोटेशन की स्पीड कम करेंगे तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन अगर अर्थ रोटेट ही ना करे तो फिर यहाँ ओमेगा की वैल्यू 0 हो जाएगी और जी प्राइम जो है ये जी के बराबर हो जाएगा। यानी कि अगर अर्थ स्टॉप रोटेटिंग, अर्थ रोटेट करना बंद कर दे और आप इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएं तो जी की वैल्यू में क्या होगा, जी की वैल्यू में इजाफा होगा, क्योंकि पोल्स इक्वेटर के ऊपर जी की वैल्यू कम होती है, लेकिन जो आप पोल्स की तरफ जाएंगे तो जी की वैल्यू जो है वो बढ़ती जाएगी और पोल्स पे जाके वो क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। सो इस फार्मूले की मदद से आप ये देख सकते हैं कि किसी भी जगह पर जो जी की वैल्यू है किसी भी लैटिट्यूड वाली लाइन के ऊपर, उसमें किस तरह से कमी पेशी होती है वो डिपेंड करता है हमारे एंगल के ऊपर और उसके बाद डिपेंड करता है हमारी अर्थ की रोटेशन की स्पीड के ऊपर। सो ये इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है पेपर में कि जी अगर अर्थ की स्पीड की रोटेशन पहले से हाफ कर दी जाए तो बताइए इक्वेटर के ऊपर जी की वैल्यू में क्या कमी आएगी और पोल्स के ऊपर क्या आएगी। तो इक्वेटर में तो हम बता सकते हैं, यहाँ पर हम इस फार्मूले में ओमेगा की स्पीड डबल कर देंगे और कैलकुलेट कर लेंगे कि जी की नई वैल्यू क्या होगी। और पोल्स पे हमें पता है कि पोल्स पे जी की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम ही होती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता रोटेशन हो या ना हो। सो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो आपको इससे रिलेटेड आ सकते हैं। तो मूव करते हैं जी अभी नेक्स्ट जी। सो किसी भी प्लैनेट की जो ग्रेविटी होती है उसका ताल्लुक उसकी डेंसिटी के साथ भी होता है। सो ये रिलेशन है जिसकी मदद से हमने एक रिलेशन डेवलप किया है जी के दरमियान और डेंसिटी के दरमियान। आप देख रहे हैं कि जी इज़ प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। ठीक है, इसका मतलब है कि जिस प्लैनेट की डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी वहाँ पर जो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है वो भी ज़्यादा होगा। तो इस रिलेशन से हमें ये लग रहा है कि ग्रेविटी जो है वो साइज पे डिपेंड नहीं करी, बल्कि साइज की बजाय वो डिपेंड करी डेंसिटी के ऊपर। अगर कोई प्लैनेट ज़्यादा डेंस है तो वहाँ पर जी की वैल्यू भी ज़्यादा होगी और अगर कोई प्लैनेट कम डेंस है तो वहाँ पर जी की वैल्यू भी कम होगी। सो यहाँ पर इस टॉपिक से रिलेटेड जो MCQs बन सकते हैं वो इस तरह के MCQs बन सकते हैं कि जो एक प्लैनेट है उसकी जो डेंसिटी है वो इतनी है, एक दूसरा प्लैनेट है उसकी डेंसिटी इतनी है, तो बताइए उनकी जो जी की वैल्यूज़ हैं उनको कंपेयर कीजिए कहाँ पर ज़्यादा है कहाँ पर कम है। लेट्स सपोज कोई एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास एक प्लैनेट ए है, ठीक है जी, उसकी डेंसिटी ये है और दूसरा हमारे पास प्लैनेट बी है उसकी डेंसिटी ये है, उनकी जी की वैल्यूज़ को कंपेयर कीजिए। तो हम यहाँ पर और साथ में ये भी बताया गया है कि डेंसिटी ऑफ ए इज़ इक्वल टू डबल ऑफ डेंसिटी ऑफ बी।
सो यहाँ पर हम कैलकुलेट कर लेते हैं जी। लेट सपोज कि जी ऑफ ए जो है दैट इज इक्वल टू 4/3 जी रो पाई आर ई, ठीक है। अब जी ऑफ बी निकाल लें, तो जी ऑफ बी जो है रो ऑफ ए जो है इज इक्वल टू 2 रो ऑफ बी, ठीक है। तो इसको कर लें रो ऑफ ए और यहाँ पर कर लें रो ऑफ बी इंटू पाई आर ई। अब इन दोनों को डिवाइड कर दें, जी एट ए एंड जी एट बी इज इक्वल टू 4/3 जी रो ए की जगह पुट कर दें 2 रो बी और पाई इंटू आर ई डिवाइडेड बाय 4/3 जी रो बी पाई और आर ई। तो अब यहाँ पर सारे फैक्टर्स कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये हमारे कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ 2 बचेगा। सो जी एट ए इज इक्वल टू 2 टाइम्स जी एट बी। क्लियर हो गया जी। तो ये देखें इसकी जो डेंसिटी थी वो प्लैनेट बी की डेंसिटी से 2 टाइम्स ज़्यादा थी। तो यहाँ पर जी की वैल्यू भी 2 टाइम्स ज़्यादा है। सिंपल आप इस रिलेशन की मदद से ये वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको दो इस तरह रिलेशन दिया हो कि एक प्लैनेट की डेंसिटी दूसरे से हाफ है, तो उनके दरमियान जो उनके जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उनके दरमियान क्या रिलेशन बन रहा है वो कैलकुलेट करें। तो इस तरह से आप यहाँ से समझ गए, तो आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सारी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने इसलिए किया ताकि आपको समझ लगे कि ये आया कहाँ से है। क्लियर हो गया। सो अभी हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। जी स्केप स्पीड जो है ये हमारी ऐसी स्पीड होती है जिसकी मदद से कोई भी ऑब्जेक्ट किसी प्लैनेट की ग्रेविटेशनल फील्ड से एस्केप कर जाता है। अच्छा जी, तो एस्केप स्पीड जो है ये वो स्पीड है जिसकी मदद से कोई भी ऑब्जेक्ट किसी प्लैनेट की ग्रेविटेशनल फील्ड से एस्केप कर सकता है। वैसे तो जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है उसके मुताबिक स्पेस इटसेल्फ इज़ अ ग्रेविटेशनल फील्ड। सो आप ये नहीं कह सकते कि किसी भी जगह पर जाके ग्रेविटेशन फील्ड ख़त्म हो जाता है। ग्रेविटेशन फील्ड इज़ एवरीवेयर। लेकिन ये आप कह सकते हैं कि किसी एक प्लैनेट का जो ग्रेविटेशन फील्ड है वो उसकी वैल्यू किसी पॉइंट पर जाकर इतनी वीक हो जाती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट उसके इन्फ्लुएंस से, उसकी ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से बाहर निकल सकता है। सो एस्केप स्पीड जो है ये 2gr है और ये डिपेंड करती है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ द प्लैनेट। किसी भी प्लैनेट का जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है और उस प्लैनेट का जो रेडियस है, ठीक है, ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन किसी प्लैनेट का जितना ज़्यादा होगा वहाँ पर एस्केप स्पीड भी उतनी ज़्यादा होगी, और जिस प्लैनेट का रेडियस या साइज़ ज़्यादा होगा वहाँ पर एस्केप स्पीड भी ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब अगर हम कंपेयर करें मून को और अर्थ को, तो जो अर्थ है उसका जो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की वैल्यू अर्थ के ऊपर वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मून। सो अर्थ पे किसी भी ऑब्जेक्ट की अर्थ के लिए जो एस्केप स्पीड है वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू मून। सो ये है जी हमारे पास एस्केप स्पीड। उसके बाद हमारे पास आएगी ऑर्बिटल स्पीड। तो आगे मूव करते हैं हम ऑर्बिटल स्पीड की तरफ। तो ऑर्बिटल स्पीड जो है सेटेलाइट मोशंस में, आपको पता है कोई भी सेटेलाइट या कोई सेटेलाइट हम बोलते हैं कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो ऑर्बिट कर रहा हो अराउंड अर्थ, दैट इज़ अ सेटेलाइट। दो तरह के सेटेलाइट्स होते हैं, एक हमारे पास नेचुरल सेटेलाइट्स होते हैं और एक हमारे पास आर्टिफिशियल सेटेलाइट्स होते हैं। जो नेचुरल सेटेलाइट्स हैं लाइक मून इज़ द नेचुरल सेटेलाइट ऑफ अर्थ। ये क्वेश्चन पेपर में 2015 का जो लेक्चरर का टेस्ट है उसमें आया हुआ है कि नेचुरल सेटेलाइट ऑफ अर्थ इज़ व्हाट, क्या है, तो वो मून है। मून इज़ नेचुरल सेटेलाइट ऑफ अर्थ। इसके अलावा आर्टिफिशियल सेटेलाइट्स भी हैं जिनकी मदद से हम जो है वो डिफरेंट उससे टास्क लेते हैं, जिस तरह प्रेडिक्शन करते हैं हम वेदर की या और इन्फॉर्मेशन लेते हैं। हमारा जो GPS सिस्टम है, ठीक है, वो भी सेटेलाइट की मदद से कनेक्टेड है। अच्छा, तो सेटेलाइट की जो ऑर्बिटल स्पीड है दैट इज़ इक्वल टू √gr। अब देखिए पीछे आपने पढ़ी स्केप स्पीड, तो स्केप स्पीड जो थी दैट इज़ इक्वल टू √2gr। अब इन दोनों को कंपेयर कीजिए तो हमारे पास जो स्केप स्पीड है, अगर मैं ये 2 बाहर निकाल लूँ तो मेरे पास बचेगा √gr। अब √gr की जगह मैं पुट कर दूँ ऑर्बिटल स्पीड, तो आप देख रहे हैं कि स्केप स्पीड के दरमियान और ऑर्बिटल स्पीड के दरमियान क्या रिलेशन बन रहा है। तो इसका मतलब है कि स्केप स्पीड जो है इज़ ग्रेटर देन ऑर्बिटल स्पीड। इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं, द रेशो ऑफ स्केप स्पीड ओवर ऑर्बिटल स्पीड इज़ इक्वल टू √2।
फॉर अ प्लैनेट, ठीक है। सो ये एक कांस्टेंट नंबर बन गया किसी भी प्लैनेट के लिए, उसकी जो स्केप स्पीड और ऑर्बिटल स्पीड है उनकी रेशियो एक कांस्टेंट नंबर के बराबर आती है, एंड दैट नंबर इज़ √2। उसके बाद टाइम पीरियड जो है इस फार्मूले से कैलकुलेट किया जा सकता है। सेटेलाइट एक रोटेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लेता है अराउंड द ऑर्बिट, अराउंड द अर्थ, या वो जिस भी प्लैनेट का वो सेटेलाइट है। रेडियस उस ऑर्बिट का जो है, ठीक है, ये एक्चुअली रेडियस है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट का। तो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स क्या होते हैं, हमारे पास कुछ ऐसे ऑर्बिट्स होते हैं, कुछ ऐसे हमारे पास सेटेलाइट्स होते हैं वो जब अर्थ के गिर्द रोटेट करते हैं, अगर आप उनको इक्वेटर पे खड़े होकर देखें तो लेट सपोज़ कि यहाँ पर हम बना के देख लेते हैं, ये हमारे पास अर्थ है और ये हमारी इक्वेटोरियल लाइन है या इक्वेटर है, ठीक है। तो ये जो सेटेलाइट्स होते हैं इक्वेटर के सामने होते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये हमारा सेटेलाइट है जी, ये सेटेलाइट्स जो हैं ये इक्वेटर के सामने होते हैं। अर्थ जब अपने ही एक्सिस पे रोटेट करती है तो अर्थ का टाइम पीरियड अपने एक्सिस पे रोटेट करने का, एक कंप्लीट रोटेशन लेने का, और इसका अर्थ के गिर्द रोटेट करने का टाइम पीरियड सेम होते हैं। इसलिए इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर आप कहीं से भी देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये सेटेलाइट अपनी जगह पे खड़ा है, ये मूव नहीं कर रहा। तो ऐसे सेटेलाइट को कहते हैं जियो स्टेशनरी सेटेलाइट्स, और इन सेटेलाइट्स का जो रेडियस है वो हम इस तरह से कैलकुलेट, इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद जो एनर्जी है सेटेलाइट की जो हमारे पास, पहले अगर हम उसकी काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो सेटेलाइट की जो काइनेटिक एनर्जी होती है दैट इज़ Gmm/2r। और अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो सेटेलाइट की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है दैट इज़ -Gmm/r। ये पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव क्यों है? बिकॉज देयर इज़ अ अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन सेटेलाइट एंड द अर्थ, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर ये माइनस है। तो जितने भी बाउंड सिस्टम होते हैं उनकी पोटेंशियल एनर्जी के साथ माइनस आता है। उसकी वजह ये होती है कि अगर आप उनको अनबाउंड करेंगे तो यू हैव टू पुट द एनर्जी इनटू द सिस्टम। सो ये हमारी काइनेटिक एनर्जी है और ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी है। अगर हम टोटल एनर्जी निकालें तो दैट इज़ सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। सो टोटल एनर्जी इज़ इक्वल टू, ये देखिए हमारे पास इन दोनों को जमा करें तो ये हमारे पास क्या आ रहा है जी, हमारे पास आ रहा है -Gmm/2r, ठीक है। अब यहाँ पर हम रिलेशन बना सकते हैं की तरफ, ट्रेजेक्ट्री ऑफ सेटेलाइट का पाथ कैसा होगा, क्या वो एक सर्कुलर पाथ होगा या एक एलिप्स बनाएगा, पैराबोला बनाएगा या हाइपरबोला बनाएगा, तो ये भी हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं जी। सो ये जो हमारी v है दैट इज़ स्पीड ऑफ सेटेलाइट, ठीक है, और VO है ये हमारे पास ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सेटेलाइट। ये वाली जो स्पीड है दैट इज़ लॉन्च स्पीड ऑफ अ सेटेलाइट। सो अगर लॉन्च स्पीड जो है वो ऑर्बिटल स्पीड से कम होगी, द सेटेलाइट फॉलोज एन एलिप्टिकल पाथ विद सेंटर ऑफ अर्थ एज द फार्दर फोकस। इन दिस केस इफ सेटेलाइट इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम नियर द सर्फेस ऑफ अर्थ इट विल हिट द अर्थ सर्फेस विदाउट कंप्लीटिंग द ऑर्बिट, ठीक है। तो उसके बाद अगर हमारी लॉन्च स्पीड ऑर्बिटल स्पीड के बराबर हो जाए तो हमारा सेटेलाइट जो है वो एक सर्कुलर पाथ में मूव करेगा अराउंड द अर्थ। अगर हमारी ऑर्बिटल स्पीड कम हो एज़ कम्पेयर टू हमारी जो लॉन्च स्पीड है, और लॉन्च स्पीड कम हो एज़ कम्पेयर टू एस्केप स्पीड, ये हमारी एस्केप स्पीड है, तो सेटेलाइट विल फॉलो एन एलिप्टिकल पाथ, ठीक है जी। और ये दोबारा अर्थ की तरफ नहीं आएगा बल्कि करता रहेगा, मूव करता रहेगा। अगर हमारी लॉन्च स्पीड और एस्केप स्पीड बराबर हो जाएँ, द सेटेलाइट एस्केप फ्रॉम द फील्ड ऑफ अर्थ अलॉन्ग अ पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री, तो एक पैराबोलिक पाथ बनाते हुए वो निकल जाएगा। अगर हमारी लॉन्च स्पीड ग्रेटर होगी स्पीड ऑफ स्केप स्पीड से, तो सेटेलाइट स्केप द फील्ड ऑफ अर्थ अलॉन्ग अ हाइपरबोलिक ट्रेजेक्ट्री। इन दोनों सूरतों में वो निकल जाएगा अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से, स्केप कर जाएगा, लेकिन पाथ जो है वो डिफरेंट होगा, पैराबोलिक भी हो सकता है और इसके अलावा वो हाइपरबोलिक भी हो सकता है। तो इस सेंस में जो है वो ट्रेजेक्ट्रीज़ हम देख सकते हैं हमारे सेटेलाइट्स की क्या होंगी जब वो रिवॉल्व करेगा अराउंड द अर्थ जी। इसके बाद हमारे पास आगे जी केपलर लॉज, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉज हैं जी केपलर लॉज। तो सबसे जो बेसिक जो सबसे पहले स्टडी किया
प्लैनेट्स को या मोशन ऑफ प्लैनेट्स को केपलर ने किया, तो उसने अपनी जो फाइंडिंग्स थी उसको अपने लॉज की शक्ल में डेवलप किया, और इन्हीं लॉ की मदद से फिर बाद में हमने फर्दर जो है वो न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ डेवलप किए न्यूटन ने। सो सबसे पहले हमारे पास है लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। ईच प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट विद सन एट वन फोकस ऑफ द एलिप्स। ठीक है, तो हमारा जो लेट्स सपोज कि ये सन है, कोई भी ऑर्बिट जो है, कोई भी प्लैनेट जो है वो जब रिवॉल्व करता है अराउंड द सन, तो उसका जो ये हमारा प्लैनेट है और ये हमारा सन है, तो कोई भी प्लैनेट जब रिवॉल्व करता है अराउंड द सन तो उसका जो पाथ है इट इज़ लाइक एन एलिप्स। उसके बाद हमारे पास है जी लॉ ऑफ एरियाज। लॉ ऑफ एरिया क्या है? दिस लॉ स्टेट्स दैट द रेडियस वेक्टर फ्रॉम द सन टू द प्लैनेट, मसलन ये हमारा रेडियस वेक्टर है एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, लेट सपोज कि ये पॉइंट ए के ऊपर है और कुछ देर बाद ये पॉइंट बी पे चला जाता है। सो ए से बी तक जाते हुए ये जो एरिया स्वेप्ट करता है, ये एरिया इक्वल होता है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ठीक है, तो आप इसको कह सकते हैं दिस इज़ अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। दिस इज़ अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। जो इक्वेटोरियल स्पीड है हमारे, उसकी जो रेडियल स्पीड है हमारे प्लैनेट की, वो कांस्टेंट है। उसके बाद हमारे पास है लॉ ऑफ पीरियड्स। ठीक है, इसका ताल्लुक टाइम पीरियड के साथ है। इसके मुताबिक जो हमारा किसी भी सैटेलाइट के लिए जो टाइम पीरियड होता है, यानी कि एक ऑर्बिट को कंप्लीट करने में वो जो टाइम लेता है, इस टाइम पीरियड का जो स्क्वायर है, ये सन और उस प्लैनेट के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उस डिस्टेंस के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, आप यूँ भी कह सकते हैं कि टी स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर इज़ इक्वल टू कांस्टेंट फॉर ऑल द प्लैनेट्स। इसका मतलब है कि किसी भी तरह का प्लैनेट हो उसका टाइम और डिस्टेंस का टी स्क्वायर और आर क्यूब की जो रेशो है वो हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी, चाहे वो अर्थ हो या कोई भी प्लैनेट हो, हर सब के लिए ये सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। सो ये थे जी हमारे केपलर लॉस। अब आगे मूव करते हैं और देखते हैं जी हमारे पास क्या है। यहाँ पर ये ट्रेजेक्ट्री बेस्ड ऑन केपलर लॉज भी है, चूँकि केपलर्स लॉ में एसेंट्रिसिटी का जिक्र आता है, तो इसके मुताबिक भी आप देख सकते हैं कि एसेंट्रिसिटी अगर लेस देन 1 होगी तो क्या होगा? एसेंट्रिसिटी लेस देन 1 होगी। ठीक है जी, इफ़ एसेंट्रिसिटी इज़ लेस देन 1 एंड टोटल एनर्जी इज़ ग्रेटर देन 0। इसी तरह से एसेंट्रिसिटी लेस देन 1 एंड टोटल एनर्जी इज़ नेगेटिव, एसेंट्रिसिटी इज़ इक्वल टू 0 एंड टोटल एनर्जी इज़ नेगेटिव, एसेंट्रिसिटी इज़ इक्वल टू 0 एंड टोटल एनर्जी इज़ 0। तो देखें ये किस तरह से पैराबोलिक पाथ बनेगा। तो ये जो हमारी डिस्कशन है ये बेस कर रही है प्लैनेट की जो टोटल एनर्जी है उसके ऊपर, और उसकी जो एसेंट्रिसिटी है उसके ऊपर डिपेंड कर रही है। सो ये फाइंडिंग्स जो हैं ये केपलर लॉ से हैं। इसकी बुनियाद पर भी आप देख सकते हैं कि हमारे प्लैनेट्स के जो ऑर्बिट्स हैं वो कैसे होंगे। सो नेक्स्ट हम मूव करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। जिस तरह हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, बिल्कुल ऐसे हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है। तो हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो हमारे पास होता है दैट इज़ वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो ये जो हमारे पास पोटेंशियल है दैट इज़ वर्क डन पर यूनिट मैस। ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है, और अगर इसके यूनिट की बात की जाए, इसका यूनिट जो है जूल पर किलोग्राम के बराबर होगा। अभी हम देखते हैं कि डिफरेंट तरह के जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी वजह से जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या होगी। सो नेक्स्ट स्लाइड पे हम मूव करते हैं जी। अगर आप रिंग की बात करें तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो है एट एनी पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन, यानी कि हमारे पास एक रिंग हो, ठीक है, और ये उस रिंग की एक्सियल लाइन है, ठीक है, इस लाइन के ऊपर किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर आप हैं तो पोटेंशियल की वैल्यू जो है दैट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आर जो है इसका रेडियस है और एक्स जो है ये आपका डिस्टेंस है इसकी सरफेस से। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम शेल की बात करें तो शेल की वजह से हमारा जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, ठीक है, दैट इज़ इक्वल टू -gm/r, ठीक है जी। तो ये हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो है ऑन द सरफेस है। अगर आप सरफेस के ऊपर देखेंगे उसकी वैल्यू ये होगी, और अगर आप आउटसाइड देखेंगे तो उसकी वैल्यू ये होगी।
क्लियर हो गया जी। तो इस तरह से आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकाल सकते हैं। और अब ये अगर इस रिलेशन को स्टडी करें तो देखें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो है ये बढ़ता है या कम होता है डिपेंडिंग अपॉन आर। अगर आर की वैल्यू ज़्यादा होगी, ठीक है, अगर आर की वैल्यू ज़्यादा होगी तो यहाँ पर तो हम बात कर रहे हैं कि सरफेस के ऊपर या आउटसाइड द सरफेस, ठीक है। तो ये देखें अगर आर की वैल्यू बढ़ेगी, अगर आर की वैल्यू बढ़ेगी तो ये फैक्टर जो है ये लेस नेगेटिव होता जाएगा। अगर ये लेस नेगेटिव होता जाएगा तो वी की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी बजाय कम होने के। सो आप ये कह सकते हैं कि जो डिस्टेंस बढ़ेगा फ्रॉम द ऑब्जेक्ट या फ्रॉम द प्लैनेट तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ेगी। बिल्कुल ऐसे जैसे हमारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, जो आप सरफेस ऑफ अर्थ से अवे मूव करते हैं तो अगर आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को देखें तो वो उसकी वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ होती है। अच्छा जी, नेक्स्ट मूव करते हैं जी। ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू शेल ऑन अ मैस। हमारे पास एक शेल है, ठीक है, जो कि हॉलो है, उसके अंदर कोई मैस नहीं पड़ा। तो ऐसे शेल की वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट पर कितनी फोर्स लगेगी। लेट्स सपोज कि हमारे पास एक शेल है, ठीक है, इस शेल के अंदर कोई मैस नहीं है। व्हेन मैस इज़ आउटसाइड द शेल, और एक दूसरा मैस है जिसको हमने बाहर किसी भी पॉइंट पे रखा हुआ है, ठीक है। तो इस शेल की वजह से इस मैस के ऊपर कितनी फोर्स लगेगी, दैट इज़ इक्वल टू Gmm/r²। एंड व्हेन मैस इज़ प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ द शेल, अगर ये मैस हम यहाँ पर सरफेस पे रखेंगे तो उस सूरत में फ़ोर्स हमारी क्या हो जाएगी, दैट इज़ इक्वल टू Gmm/r²। और अगर इस मैस को हम यहाँ पर अंदर रखें इसके सेंटर के ऊपर तो ये फ़ोर्स की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि अंदर कोई मैस नहीं है, किसी भी मैस ने इसको अपने इन्वेल्प नहीं किया हुआ, ठीक है जी, इसको इनक्लोज नहीं किया हुआ। सो चूँकि अंदर कोई मैस नहीं है इसलिए सेंटर पर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो भी क्या है, 0 है। तो ये था जी ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू शेल ऑन अ मैस। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो अब ज़रा हम डिटेल से डिस्कस करते हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है ये क्या होती है। हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को दो तरह से हम लिखते हैं। एक तो हम लिखते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज़ इक्वल टू mgh। अच्छा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मेजर करने से पहले हमें एक रेफरेंस पॉइंट चूज़ करना होता है। रेफरेंस पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू है वो 0 होती है। अगर आप सरफेस ऑफ अर्थ को रेफरेंस मान लें तो सरफेस के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू को आप 0 मान लें तो आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन ये फार्मूला उस वक्त तक वैलिड है जब तक फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट रहती है। अगर फोर्स वेरी होना शुरू हो जाए, फोर्स की वैल्यू चेंज होना शुरू हो जाए तो उस सूरत में जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है उसकी वैल्यू भी डिफरेंट होगी, तो हम ये वाला फार्मूला इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। उसके लिए फिर हमारे पास जो फार्मूला है दैट इज़ इक्वल टू -Gmm/r। अगर तो आप सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर हैं तो हमारे पास जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है दैट इज़ -Gmm/r, ठीक है। अब इस वैल्यू के लिए या इस फार्मूले के लिए हमने रेफरेंस पॉइंट क्या माना है, हमने रेफरेंस पॉइंट माना है इन्फिनिटी। सो इन्फिनिटी पे हमारी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है जिसको हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं वो 0 होती है, ठीक है। अब देखें सरफेस ऑफ अर्थ पे इसकी वैल्यू ये है, जो ही आप सरफेस ऑफ अर्थ से अबव मूव करेंगे, ठीक है, तो हमारी ये जो वैल्यू है ये कुछ यूँ बन जाएगी -Gmm/r+h। इसका मतलब है कि जो आप सरफेस ऑफ अर्थ से अवे मूव करेंगे तो ये जो फैक्टर है इसकी वैल्यू बढ़ेगी। जब इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो ये इस फैक्टर की ओवरऑल वैल्यू में कमी होगी, यानी कि ये फैक्टर नेगेटिव फैक्टर है। तो इसके कम होने का मतलब है, ठीक है, इसके कम होने का मतलब है कि u की वैल्यू या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। इसका मतलब है कि जो आप सरफेस ऑफ अर्थ से अवे मूव करेंगे तो आपकी जो वैल्यू है वो क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू बढ़ती जाएगी। ये रिलेशन हमें यही बता रहा है कि r+h बढ़ेगा तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू बढ़ेगी। वैसे तो लग रहा है कि ये बढ़ने से ये वैल्यू क्या होगी, कम होगी, लेकिन चूँकि यहाँ पर माइनस है इसलिए जो आपका डिस्टेंस सरफेस ऑफ अर्थ से बढ़ेगा आपकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। इसका मतलब है
कि सरफेस ऑफ अर्थ पे जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू थी ये मिनिमम वैल्यू थी, ठीक है। इसके बाद जब आप ऊपर जाएंगे इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, और जब आप इन्फिनिटी पे पहुंचेंगे तो इन्फिनिटी पे जाकर ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि इन्फिनिटी को हमने क्या लिया हुआ है, हमने उसको रेफरेंस माना हुआ है, वहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू ज़ीरो है। तो इसके अलावा हमने ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। सो नेक्स्ट मूव करते हैं जी और देखते हैं हमारे पास क्या है। सो इसके साथ ही हमारा ये लेक्चर जो है जी ये कंप्लीट हो गया है, और आई होप कि इंशाल्लाह इट विल हेल्प यू अ लॉट। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।